हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को अभी कुछ 2 दिन पहले आप लोग को WECS का जो प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, मैंने बोला था WECS 2021 का प्रिपरेशन करवाऊंगा, प्रीलिम्स का एंड मेंस का दोनों को एक साथ करवाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो क्वायरीज था, सर आप लोग डेमो क्लास कब दोगे, देन कब कराओगे, देन क्लासेस कैसे होंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आज आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैंने बताया था 15 दिसंबर में एक डेमो क्लास लूँगा, तो ये आप लोग का डेमो क्लास है। यहाँ पे आप लोगों को मैंने पूछा था, जो लोग आप लोग पहले से पेड ग्रुप में हो, आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बोला था इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों का इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा, एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोग का आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स के में क्या है, बहुत लोग एकदम कंफ्यूज खाते हैं, पढ़े तो पढ़े क्या, क्योंकि यहाँ पे इसका तो कोई एग्जैक्ट बुक है नहीं। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है तो रमेश सिंह जाके पढ़ लो। जो रिकमेंड करते हैं उनसे जाके पूछना, तुमने क्या कभी पढ़ा है रमेश सिंह? ये क्या है, रमेश सिंह डेफिनेटली अच्छा बुक है, मैं कभी कोई भी बुक को ख़राब नहीं बोलूँगा। रमेश सिंह डेफिनेटली अच्छा बुक है, इतना मोटा सा बुक है, मेरे पास भी है, तो शेल्फ में, वो शेल्फ में ही रहता है। रमेश सिंह कभी कोई पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? क्योंकि इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है या 11 मार्क्स का है मुश्किल से, इसलिए कोई उसको ज़्यादा थॉरोली पढ़ता नहीं है। अब लोग सब लोग सोचते हैं इकोनॉमिक्स रहने तो प्रीलिम्स में मेंस में पढ़ेंगे, ये चीज़ मत कीजिए। इकोनॉमिक्स सबसे ईजीएस्ट पेपर होता है, यहाँ पे 12 के 12 मार्क्स उठा सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे होता क्या है, आप लोग को पढ़ाया नहीं जाता उस तरीके से। इकोनॉमिक्स क्या है, अगर आप लोग कॉमर्शियल बैकग्राउंड से हो नहीं तो आप लोग क्या है, कुछ टर्म समझ में नहीं आता आप लोग को, जैसे फिनेंशियल इंक्लूजन क्या है, देन गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या है, ये सब क्या क्या वर्ड्स आ गए, कभी सुना नहीं। अब कभी सुना नहीं तो आप लोग को मतलब इसका आइडिया ही नहीं है, तो आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट आता नहीं है, ये बात होता है आप लोग का ओरिजिनली। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स, अब कोई आप लोग को बोल देगा, कभी कुछ आपने सुना नहीं, एक मोटा सा बुक लाके बोल देगा ये पढ़ने बैठ जाओ, तो आप कभी पढ़ोगे? कभी नहीं पढ़ोगे। अरे मैं खुद ही नहीं पढ़ूंगा। हम लोग क्या सोचते हैं, जितना मार्केट में जितना पतला बुक आएगा, कुंजी टाइप आएगा, वो बुक हम लोग पढ़ लेंगे, उससे थोड़ा अगर हम लोग को कुछ कॉमन मिल गया, 6 से 7 नंबर कॉमन मिल गया, वो सब हम लोग उठा लेंगे, उतना ही हम लोग को चलेगा। 6 से 7 मिल जाए 10 में से, वही बहुत है। ऐसा नहीं करना, ऐसे करके आप पढ़ोगे तो WECS कभी क्रैक नहीं कर सकते। और प्रीलिम्स क्रैक करने से तो जॉब नहीं मिलता ना, मेंस एंड इंटरव्यू दोनों को क्रैक करना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसको अच्छी तरह से थॉरोली पढ़ो, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, लॉजिक है, वो सब समझो। जैसे मैथ्स का लॉजिक होता है, जियोग्राफी का आप लोग का सिर्फ क्रैमिंग करना पड़ता है, सिर्फ रट्टा मारो, और हिस्ट्री का आप लोग को पूरा इतिहास जानना पड़ता है, वैसे ही आप लोग का क्या है, इकोनॉमिक्स में भी लॉजिक्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग को लॉजिक समझना पड़ेगा, कौन सा कैसे करके क्या हो रहा है, ये सब इंटर रिलेटेड है। तो ऐसे करके आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। तो जो मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग को जो इकोनॉमिक्स है, उसके लिए अभी आप लोग रमेश सिंह मत पढ़िए, आप लोग जस्ट अपना फाउंडेशन स्टार्ट कीजिए। इकोनॉमिक्स तो कभी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा नहीं होगा, आप लोग जस्ट स्टार्ट कीजिए। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आप लोग सोच रहे हो जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उन्होंने भी ये लेवल का इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो उन लोग को भी नॉर्मल पता है। जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता है मेरे को कितना इंजीनियरिंग आता है, वो लोग वैसे ही जो भी ग्रेजुएशन सोचते हैं ना, मैंने इस लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किया है तो मेरे को बहुत कुछ आता होगा, या बाहर वाले सोचते होंगे इसने इस लैंग्वेज से ग्रेजुएशन, इंग्लिश वाले स्टूडेंट ने इंग्लिश से लैंग्वेज से ग्रेजुएशन किया है तो इसको इंग्लिश बहुत अच्छा आता होगा। ये सब नहीं होता, ये सब मिथ होता है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, हाँ डेफिनेटली वो अच्छा करते हैं, बट ऑन एवरेज मैं पकड़ता हूँ, हर टाइम ऑन एवरेज पकड़ता हूँ। अच्छे स्टूडेंट मुश्किल से आप लोग को 5 से 10% मिल जाएंगे, बाद बाकी सब एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। उनसे आप लोग अगर इंग्लिश के ग्रेजुएट स्टूडेंट से आप एक बोलो, भाई तुम एक मेरे को एक प्रेसी लिख के दो, वो भी जो लिख के देगा वो खुद ही बोलेगा ये सही होगा भी कि नहीं, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऐसी किसी इंजीनियरिंग से कुछ भी बोल दो, रहने दो, इंजीनियर को तो रहने दो, उनको क्यों चाट रहे बेचारे को, तो ठीक है रहने दो। यहाँ पे मैं जो बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, ये इकोनॉमिक्स जो है आप लोग को मैं एक नोट प्रोवाइड करा रहा हूँ। नोट प्रोवाइड कराऊंगा कैसे करके, मैं 7-8 बुक्स है उन सब से इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, इंटरनेट के कुछ सोर्सेज हैं उन सब से गैदर करता हूँ, यूट्यूब वीडियोस, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब का वीडियो बनाता हूँ, मैं टीचर हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ, मैं नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ। जो बेस्ट लगता है उन सब के इंफॉर्मेशन गैदर करके एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट नोट बनाता हूँ, वो सब नोट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। ये मेहनत जो है ना, ये मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग को सिर्फ काम क्या करना है, उस नोट को अच्छी तरह से पढ़ना है, उस नोट को पढ़िए। उस नोट से मैं मॉक टेस्ट लूँगा हर हफ्ते, जो भी मैं नोट्स दूंगा, जो भी मैं आप लोगों को क्लासेस कराऊंगा,
उससे आप लोग का हर हफ्ते एग्ज़ाम लिया जाएगा, मॉक टेस्ट लिया जाएगा। इससे क्या है, आप लोग का एवरी वीक अगर मॉक टेस्ट लिया जाएगा तो आप लोग का एक प्रिपरेशन लेवल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा मैं पढ़ाते रहा देन एग्ज़ाम जब आने वाला उसके 1 महीने पहले मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। उसके पहले तो मॉक टेस्ट होगा ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग को साथ साथ में करना है, कैसे लेवल का WBCS क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को मैं भी इन सब कोर्सेज में करवाऊँगा। आप लोग जो न्यू स्टार्ट कर रहे हो WBCS, आप लोग ये सब कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्यों क्या है, यहाँ पे आप लोग को बहुत कुछ पता नहीं होता, इसलिए आप लोग क्या कर जाते हो, सब जो अपने फ्रेंड्स हैं या जो पास हुए हैं या जो पास नहीं हुए या जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब से आप लोग पूछने चले जाते हो, ये बताइए। गलती से किसने गलत इन्फॉर्मेशन दे के आप लोग को भेज दिया, कोलकाता चले जाओ वहीं पर ही सब कुछ हो जाएगा। अगर सब कुछ कोलकाता में होता तो बाहर वाले स्टेट या बाहर के डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स पास नहीं होते। मेरे यहाँ पे मैं मुर्शिदाबाद में रहता हूँ, पास में गांव का एक स्टूडेंट DSP हुआ है, 1 साल पहले DSP हुआ है। वो तो कभी कोलकाता में नहीं रहा ना, वो तो नॉर्मली यहीं से पढ़ा था। कैसे हुआ, हर चीज़ आप लोगों को कोलकाता ही जाना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। आजकल ऑनलाइन सोर्सेज कितने सारे हैं, जैसे आप लोग का अनअकैडमी भी है, मैं अनअकैडमी का प्रचार नहीं कर रहा, अनअकैडमी है, देन आप लोग को वाईफाई स्टडीज़ है, देन उसके बाद मैं तो पढ़ाऊँगा ही जो भी है। ऐसे करके कितने सारे सोर्सेज हैं, इन सब सोर्सेज से पढ़ो ना, फ्री में कितना सब कुछ आप लोग को अवेलेबल है, क्यों फालतू में आप लोग वहाँ पर जा। अगर आप लोग को जाना ही है तो जेन्युइन सोर्स से आप लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जेन्युइन सोर्स से पढ़िए, जेन्युइन जगह से पढ़िए। तो जो भी है मैं सब आप लोग को धीरे धीरे वार्तालाप होता रहेगा, सब कुछ बताता रहूँगा। आज जो आप लोग का डेमो क्लास होगा वो इकोनॉमिक्स के ऊपर होगा, छोटा सा डेमो क्लास होगा 5 से 10 मिनट का। ठीक है, इसमें कैसे करके आप लोग को क्या पढ़ना है ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। देन उसके बाद आप लोग को जो क्वेश्चंस है कि सर क्लासेस कैसे करके ज्वाइन करेंगे, देन क्लासेस होंगे कैसे, कितने तारीख में या कब कब आप लोग का क्लास होगा, देन कितने घंटे का क्लास होगा, कैसे, ये सब कुछ आप लोग को मैं बता दूंगा लास्ट में। अगर आप लोग को क्लास नहीं करना तो आप लोग लास्ट के 5 मिनट में देख लीजिए, मैं वहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, स्किप कर जाइए। तो यहाँ पे देखिए क्लास इकोनॉमिक्स का आज जस्ट बेसिक में कराऊंगा बैंकिंग स्ट्रक्चर का। बैंकिंग स्ट्रक्चर, इंडिया में सबसे पहला बैंक कौन सा आया था, देन उसके बाद RBI फॉर्म कैसे हुआ, RBI के स्ट्रक्चर्स क्या है, SBI का नाम पहले क्या था, एकदम बेसिक क्वेश्चन होगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उन लोग के लिए बहुत ईजी है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग के लिए ये नया टॉपिक्स है। और ये नए टॉपिक्स में अब क्या होता है, इकोनॉमिक्स आप लोग को क्यों अच्छा नहीं लगता, अच्छा ना लगने का कारण है, कभी जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन लोग को ठीक ठाक कुछ टर्म्स पता होंगे, बट आप लोग जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से या इंजीनियरिंग किया है या आप लोगों ने इंग्लिश से किया है, तो आप लोग को कुछ टर्म्स होते हैं जैसे गिल्ट एज सिक्योरिटी क्या है, फिनेंशियल इंक्लूजन क्या चीज़ है, ये कौन से बूमबास्टिक वर्ड्स आ गए जो हम लोग को पता ही नहीं है, तो पढ़ने में आप लोग का इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, यही है। तो इसलिए क्या है, आप लोगों का ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। और समझना ऐसा नहीं है कि हाँ इसका पूरा डेफिनेशन रट लो, WCS कभी डेफिनेशन नहीं पूछता, WCS लॉजिक मांगता है। WCS उसका इन्फॉर्मेशन आप गैदर कीजिए, कौन सा डेटा कहाँ पे क्या चाहिए, सब कुछ ये लॉजिक आप लोग का चाहिए। सिर्फ लॉजिक आप लोग को समझ में आ गया, बस WCS क्रैक करना बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग स्ट्रक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ जस्ट 5 से 10 मिनट। तो सबसे पहले क्या है, मैंने बोर्ड में जो लिखा सिर्फ यही लिखूंगा और पेन का यूज़ नहीं करूंगा। आप लोगों को कुछ नहीं लिखना, आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप सिर्फ ये 5-10 मिनट कान में हेडफोन दे रहे हो तो कान में हेडफोन दे के आप लोग क्या कीजिए, सुनिए, और कुछ नहीं लिखना। जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को जो भी अभी बताऊंगा, जितना भी आप लोगों का मुँह से वर्ड्स निकलेगा, सब आप लोग को नोट्स आज प्रोवाइड हो जाएगा। और ये जो नोट मैं दूंगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं, सब लोग को आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप में बनाने वाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोग को ऐड करने के बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया का सबसे पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 1770 में फॉर्म हुआ था, बट उसके बाद ये एबॉलिश हो गया, अभी वो बैंक है नहीं। देन उसके बाद और भी बैंक्स आए थे। देन उसके बाद आप लोगों का क्या है, पहले इंडिया में प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे, पता है आप लोगों को, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी एंड मैड्रास प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे इन 3 प्रेसिडेंसी का खुद का अपना बैंक था। जैसे आप लोग का बंगाल प्रेसिडेंसी जो है, बंगाल प्रेसिडेंसी जो हम हैं अभी,
बंगाल प्रेसिडेंसी का जो बैंक था वो 1806 में फॉर्म हुआ था। देन आप लोग का बॉम्बे प्रेसिडेंसी का फॉर्म हुआ था, ये 1840 में फॉर्म हुआ था। और उसके बाद आप लोग का मद्रास का फॉर्म हुआ था, ये 1843 में फॉर्म हुआ था। ये 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, ठीक है। अपने अपने जगह में अपने अपने सेक्टर्स में बैंकिंग सेक्टर वो लोग क्या ग्रो कर रहे थे, अपना अपना ठीक देख रहे थे। देन क्या हुआ, 1921 में एक चीज़ हुआ, 1921 में ये सब एक साथ आ गए, ये सबको एक साथ जोड़ा गया। जोड़ने के बाद क्या फॉर्म हुआ, ये सब एक साथ जोड़ने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और ये कितने साल में हुआ, 1921 में। 1921 में ये फॉर्म हुआ। 1921 में फॉर्म होने के बाद ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाया, ठीक है। यहाँ पे रहने दो। इसके बाद और भी स्टोरी है इसका, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी क्या है यहाँ पे, इसके पहले भी आप लोगों के 3-4 बैंक्स थे। जैसे क्या है आप लोग का, एक है आंध्रा बैंक। आंध्रा बैंक किसने फॉर्म किया था, ये पत्तापद्दी सीतारामैया ने फाउंड किया था आंध्रा बैंक। जैसे पंजाब नेशनल बैंक किसने फॉर्म किया था, ये लाला लाजपत राय ने फाउंड किया था। ऐसे करके ये सब 3-4 बैंक्स हैं जिसके नाम आप लोग को जानने पड़ेंगे। जैसे क्या है, सबसे पहला बैंक जिसमें लिमिटेड शेयर थे इंडियन लोगों के। पहले तो बैंक्स क्या थे सब ब्रिटिश राज का हुआ करता था, बट उसके बाद क्या हुआ, बैंक्स में इंडियन लोग भी आने लगे, इंडियन लोग भी शेयर खरीदने लगे। इंडियन लोग ने शेयर खरीदा। सबसे पहला बैंक जो था वो था अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक के बाद क्या हुआ, इंडियन लोग क्या करने लगे, अब हम लोग खुद अपना बैंक बनाएंगे। वो सब हिस्ट्री में आप लोगों को सब अच्छी तरह से बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं थोरोली जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर वो लोग इंडियन लोग क्या बोले, हम लोग खुद का अपना बैंक बनाएंगे। तो यहाँ पे इंडियन लोग ने फुल शेयर एक देके एक बैंक बनाया, उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। और ये शेयर्स देके यहाँ पे लेकिन विदेशी लोग भी थे, विदेशी लोग भी काम कर रहे थे, बट यहाँ पे फुल शेयर्स किसके थे, इंडियन लोगों के थे। लेकिन ये क्या फिर हम लोग बोलेंगे सबसे पहला फुल्ली स्वदेशी बैंक है ये, नहीं, फुल्ली स्वदेशी बैंक नहीं है। इसके बाद आप लोग का एक बैंक आता है 1911 में। 1911 में एक बैंक फॉर्म हुआ जो कि फुल्ली ओन्ड बाय इंडियन था, यानी कि इसमें किसी विदेशी का हाथ नहीं था, फुल्ली ओन्ड बाय इंडियन था। और ये 1911 में जो बैंक फॉर्म हुआ ये था आप लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी को आप लोग स्वदेशी बैंक भी बोलते हो। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी स्वदेशी बैंक बोला जाता है, ठीक है। ये हुआ। देन उसके बाद क्या होता है, इंडिया धीरे धीरे आप लोग का स्वाधीनता की तरफ बढ़ रहा है। वैसे करके अब क्या है, किसी भी देश को चलाने के लिए एक बैंक की ज़रूरत होती है। बैंक नॉर्मल बहुत सारे होते हैं, बट बहुत सारे बैंक्स को चलाने के लिए हेड एक बैंक होता है, ठीक है। ये हेड जो बैंक है हम लोगों का क्या है, आप लोगों को पता ही है, आरबीआई है। पहले आरबीआई तो था नहीं, आरबीआई फॉर्म हुआ कब, 35 में फॉर्म हुआ, 1935। वो कैसे करके हुआ दिखा रहा हूँ। क्या होता है यहाँ पे आप लोग का ये इंपीरियल बैंक, देन आप लोग का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, देन उसका सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक जो है इलाहाबाद बैंक है। देन उसके बाद आप लोग का सबसे पुराना बैंक जो बाहर आप लोग का ब्रांच खोला था वो है आप लोग का बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे करके बहुत सारे बैंक्स खुल रहे थे। फिर यहाँ पे एक चीज़ हुआ, यहाँ पे इंडियन करेंसीज एंड फिनेंस एक कमीशन पास हुआ। ये कमीशन आप लोगों का कब पास हुआ, 1926 में। 1926 में कमीशन पास हुआ। इस कमीशन को आप लोग हिल्टन एंड यंग कमीशन भी बोलते हो, हिल्टन एंड यंग कमीशन बोलते हो। अरे हिल्टन एंड यंग कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि आप लोग का एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो इनके रिकमेंडेशन से आप लोग का आरबीआई एक्ट पास हुआ था 1934 में। 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ। आरबीआई एक्ट के तहत ही आप लोगों का क्या हुआ था, उससे ही हम लोग का आरबीआई फॉर्म हुआ था। तो आरबीआई कब फॉर्म हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। यह है आप लोग का छोटा सा हिस्ट्री आरबीआई का। और भी अच्छी तरह से बताऊंगा, सब नोट्स में बताऊंगा। ये क्लास वापस होगा, आप लोग सिर्फ ये जान लीजिए। आरबीआई फॉर्म हुआ 1 अप्रैल 1935 में। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज खा जाते हैं, 1 जनवरी 1935 होगा, नहीं, 1935 में आरबीआई जब फॉर्म हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, इसका हेडक्वार्टर था कैलकाटा में, ठीक है। कोलकाता नहीं बोलना, कैलकाटा। कैलकाटा हुआ। देन ये कैलकाटा से ट्रांसफ़र हो गया 1936 में, यानी कि 2 साल बाद
सॉरी 37, 2 साल बाद 1937 में ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ पे? बॉम्बे, यानी कि अभी का जो मुंबई है, जो आप लोग का भगत सिंह मार्ग है, आई थिंक उस जगह का नाम है। तो बॉम्बे में यानी कि मुंबई में आप लोग का हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र हो गया, अभी जो प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आरबीआई का। अब यहाँ पे आता है आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ। आरबीआई नेशनलाइज होने से पहले आप लोग का जो 2-3 टॉपिक्स है, जैसे फर्स्ट गवर्नर कौन थे ये सब जान लीजिए। आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ओ स्मिथ, ये विदेशी थे। ठीक है, देन उसके बाद और एक आए, वो भी विदेशी थे। देन थर्ड नंबर जो गवर्नर आए, थर्ड नंबर जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। जो थर्ड नंबर गवर्नर आए वो थे क्या? आपके सीडी देशमुख, और यही थे आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। और ये सीडी देशमुख कौन है आप लोग के? यही है इंडिया के सबसे पहले गवर्नर जो इंडियन थे, यानी कि थर्ड गवर्नर थे, और यही थे हमारे थर्ड फिनेंस मिनिस्टर भी थे। ठीक है, बहुत लोग क्या जानते हैं? सिर्फ मनमोहन सिंह को जानते हैं। मनमोहन सिंह गवर्नर भी थे आरबीआई के, फिनेंस मिनिस्टर भी थे, बट इसको नहीं जानते। ये सीडी देशमुख ये थर्ड गवर्नर भी थे और थर्ड फिनेंस मिनिस्टर भी थे। सबसे पहले फिनेंस मिनिस्टर सन्मुख चट्टी जी थे, देन उसके जॉन मैथाई थे, देन उसके बाद आप लोग का सीडी देशमुख जी हुए थे। ठीक है, तो थर्ड गवर्नर भी थे, थर्ड आप लोग के फिनेंस मिनिस्टर भी थे। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है आप लोग का जो अभी करंट गवर्नर है। गवर्नर कौन है अभी? आप लोग का शक्तिकांत दास जी है। बस ये 2-3 टॉपिक पढ़ लिए। देन उसके बाद आपका है नेशनलाइज कब हुआ। आरबीआई आप लोग का नेशनलाइज होता है 1 जनवरी, देखिए यहाँ पे 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज होता है। ठीक है, ये वाला डेट आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ? ये आरबीआई का 2-3 चीज़ हुआ। आरबीआई अब काम कैसे करेगा? आरबीआई का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है? देन आरबीआई का जो मॉडल है, जैसे आरबीआई में 21 बोर्ड मेंबर्स होते हैं, आरबीआई का एक गवर्नर होता है, देन उसके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, देन उनको हेल्प करने के लिए 10 मेंबर्स होते हैं, ऐसे करके ये बोर्ड मेंबर्स हैं। ये सब स्ट्रक्चर किसने दिया था? ये स्ट्रक्चर दिया था हमारे फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी यानी कि भीम राव अम्बेडकर जी ने दिया था, BR अम्बेडकर जी ने दिया था, जिन्होंने पॉलिटी का कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था। उन्होंने ही हम लोग का आरबीआई का स्ट्रक्चर दिया था, और उनका जो बुक था जिससे उन्होंने ये स्ट्रक्चर का जिक्र किया था, वो बुक का नाम है द प्रॉब्लम विद इंडियन रूपी। ये है उनका बुक का नाम। ठीक है, ये हो गया आरबीआई का छोटा सा स्टोरी। देन नेक्स्ट आते हैं इंपीरियल बैंक, मैंने छोड़ा था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? 1921 में फॉर्म हुआ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम चेंज होकर क्या पड़ा? इंडिया का सबसे बड़ा जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका छोटा सा स्टोरी सुन लीजिए। क्या होता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे आप लोग का फॉर्म हुआ? बैंक ऑफ बंगाल में, जो कि 1806 में फॉर्म हुआ। ठीक है, 1806 में फॉर्म होने के बाद ये सब प्रेसिडेंसीज एक साथ मिले, देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जब आरबीआई आप लोग का नेशनलाइज हुआ, नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में। नेशनलाइज होने के बाद आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने जितना भी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है वो ले लिया, सब स्टॉक ले लिया। देन स्टॉक लेने के बाद क्या किया? अब इन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने के बाद आरबीआई ने इसका नाम क्या रखा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब इसको पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं सिर्फ बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बोला जाता। किस लिए नहीं बोला जाता? क्योंकि ये एडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ आरबीआई है। ठीक है, इसका स्टोरी भी बाद में सुनाऊंगा, ये बाद में आप लोग का आएगा। तो एडॉप्टेड चाइल्ड जो भी है, तो ये हो गया आप लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का छोटा सा स्टोरी। ठीक है, अब क्या है? आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? आरबीआई का बहुत सारे फंक्शंस है, बट 3 फंक्शन आप जान लीजिए। सब बैंक का बाप होता है, ये सबको कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट है पैसा जितना भी छपाना है छपाओ, ऐसा नहीं, जितना भी ये सब पैसे छपाने का बात होता है ये सब रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। और मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, सर ये क्या चीज़ माजरा है, ये क्या बोल दिया आप? मॉनेटरी पॉलिसी होता है देश में पैसा का इन्फ्यूज़न करना है, या वहाँ से उन लोगों से ले लेना है, या
कंट्रोल करके रखना है, देश में क्रेडिट का बैलेंस कंट्रोल करके रखना है, ये सब होता है मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि देश में कितना पैसा है, सिंपल भाषा में आपके देश में कितना पैसा है और उनके पास ज़्यादा पैसा हो गया तो आपको कैसे करके छीनना है, या उनके पास कम हो गया तो आपको कैसे करके देना है, ये सब होता है आप लोग का मॉनेटरी पॉलिसी। ये सब कंट्रोल कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, दो इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से है? यही है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमएफ, बहुत सारे सब कुछ है। रेपो, रिवर्स रेपो, ये सब भी आप लोग को अभी छोटा सा 2 मिनट में समझा देता हूँ। ठीक है, बहुत कुछ है आप लोग को समझाने के लिए, सब धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, जैसे आप लोग का एसबीआई का नेम चेंज हुआ, उसके 2 साल बाद एक का चीज़ हुआ था। 2 साल बाद क्या चीज़ हुआ था आप लोग को पता है? पहले जब आप लोग टॉफ़ी खरीदने जाते थे या कुछ भी खरीदने जाते थे, आप लोग क्या बोलते थे? आटाना, चाराना। जैसे 25 पैसे को क्या बोलते थे? चाराना बोलते थे, 50 पैसे को आटाना बोलते थे। ये आना चीज़ पहले यूज़ होता था और ये ऑफिशियली था। आप लोग सोच रहे हो सिर्फ मुंह में बोलते थे, मुंह में नहीं बोलते थे, ये ऑफिशियली यूज़ हुआ करता था आना जो चीज़ है ये। तो इंडिया डेसिमल करेंसी जो अभी जो बोल रहे हैं 20 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा, ये सब पैसा चीज़ इंडिया आना से डेसिमल करेंसी में कब कन्वर्ट हुआ? आप लोग का 1957 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, उन्होंने डेसिमल करेंसी ये चीज़ अडॉप्ट किया था 1957 में। तब उसके बाद आना, आटाना, चाराना ये सब यूज़ करना बंद कर दिया। उसके बाद क्या यूज़ करने लगे? 10 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा, ये सब। ठीक है, ये सब बोलने लगे, ये सब हो गया आप लोगों का डेसिमल करेंसी का। अब जो बोलना था आरबीआई कैसे करके कंट्रोल करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, ये सब का मैं बारे में आप लोगों को बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा। बस यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए, रेपो और रिवर्स रेपो, ये दोनों चीज़ अगर आप लोग समझ लिए और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बाकी ऐसी यूजलेस है। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मेरे को घर बनाना है, ठीक है, नहीं तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। क्या करूँगा मैं पैसा लगाऊंगा, इसमें खर्चा करूँगा, बड़ा करूँगा, पैसा लगेगा इसमें। अब पैसा मेरे पास है नहीं, मैं क्या करूँगा? सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के पास जाऊँगा, नहीं तो अपने मॉम डैड के पास जाऊँगा, नहीं तो अपने रिलेटिव्स के पास जाऊँगा। क्या बोलूँगा? मेरे को थोड़ा सा उधार दे दो, मैं आप लोगों को कुछ दिन बाद रिटर्न कर दूँगा। आप लोगों को कुछ भी इंटरेस्ट चाहिए, समोसा, जलेबी, कुछ भी खिला दूँगा। तो ये हो गया। अब क्या है, उनके पास है नहीं, उनके पास अगर होगा नहीं तो मैं क्या करूँगा? मैं बैंक से मांगने जाऊँगा। बैंक मेरे को देगा, बैंक एक इंटरेस्ट पे देगा। ये इंटरेस्ट रेट किसने फिक्स किया है? ये इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने एक फिक्स किया है और बैंक का खुद एक फिक्स करता है। ये सब क्या चीज़ है, ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बैंक से मांगा, ये चीज़ हुआ मेरा प्रॉब्लम। यही चीज़ बैंक के साथ भी होता है। बैंक क्या करता है? बैंक के पास पैसा है, बहुत लोग एक साथ लोन ले लिए, अब बैंक का पैसा एकदम खाली हो गया। बैंक बोलता है अब मेरे पास पैसा नहीं है। बैंक किसके पास जाएगा? आप जा रहे हो बैंक के पास, लेकिन अब बैंक के पास ही पैसे नहीं है, बैंक किसके पास जाएगा? बैंक जाएगा आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास पहले गया, पहले आरबीआई के पास नहीं जाएगा, पहले अपने ब्रांचेज में जाएगा। एसबीआई का, मान लीजिए एसबीआई का बैंक है, एसबीआई अपने ब्रांचेज में देखेगा किसी के पास है कि नहीं, किसी के पास नहीं है, किसी भी रिलेटिव बैंक के पास नहीं है। उसके बाद कहाँ पर जाएगा? आरबीआई के पास। आरबीआई से लोन लेगा। आरबीआई से किस रेट पे लोन लेगा? आरबीआई से लोन लेगा दो चीज़ पे, या तो बैंक रेट पे लेगा या तो रेपो रेट पे लेगा, रीपर्चेज रेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, हम जैसे लोन लेते हैं किस पे लेते हैं? ये इंटरेस्ट जब आते हैं ना, इंटरेस्ट देते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे ही करके बैंक अगर आरबीआई के पास जाए, ये रेपो रेट से वो लोग इंटरेस्ट से पैसा लेते हैं आरबीआई से। ठीक है, अब देखिए, हमें पैसे का ज़रूरत था, हम बैंक के पास गए, बैंक को पैसे का ज़रूरत था, आरबीआई के पास गए। मान लो आरबीआई के पास ही पैसा नहीं है, अब कहाँ से आएगा पैसा? आरबीआई क्या करेगा? पहले इन सब छोटे मोटे बैंक से देखेगा, आप लोगों के पास क्या पैसा है तो आप लोग मेरे को दीजिए। आरबीआई क्या किया? इन सब छोटे मोटे बैंक से पैसा मांगा। देखिए, स्टेट बैंक क्या कर रहा था? आरबीआई से पैसा मांग रहा था। तब क्या कर रहा था? आरबीआई रेपो रेट चपा रहा था। तो वैसे करके अब क्या है, आरबीआई अगर उल्टा इस बैंक से पैसा मांगेगा, इस बैंक के पास पैसा है, ये बैंक अब आरबीआई को पैसे देगा, वो जो आप लोग का इंटरेस्ट होगा उसे क्या बोल देंगे? रिवर्स रेपो बोल देंगे। जैसे क्या हुआ,
मैंने आरबीआई से पैसा मांगा, ये रेपो रेट हुआ। आरबीआई ने उल्टा मेरे से पैसा मांगा, ये रिवर्स रेपो हुआ। ठीक है, इसे बोलते हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ये हो गया। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये सब मैं आप लोग को बाद में अलग से समझाऊंगा। मैं क्या बोल रहा था, आरबीआई के पास अगर पैसा नहीं हुआ तब क्या करेगा, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट हुआ, चलो इन बैंक्स के पास भी पैसा नहीं है तब क्या करेगा, आरबीआई जाएगा आईएमएफ के पास जाएगा। आईएमएफ कहाँ पे है, आप लोग का अमेरिका में है। ठीक है, आईएमएफ क्या करेगा, एक इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट उसको क्या बोलते हैं, आरबीआई जो आईएमएफ से पैसा उठाने जा रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं एसडीआर, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोग का पूरा स्टोरी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एसडीआर। ऐसे करके बहुत कुछ है, आप लोग को सब कुछ आराम से सीधे भाषा में समझाऊंगा। तो ऐसे करके आप लोग को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देते रहूँगा। ये सब जितना भी है ये सब नोट्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे करके आप लोग को पढ़ाते रहूँगा। जो भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे मैं 24/7 व्हाट्सएप खुला रखता हूँ। आप लोग जो भी पूछते हो मेरे को व्हाट्सएप में पूछते हो। जो लोग क्लास कर चुके हो आप लोग को पता है मैं क्या ऐसे करके रिप्लाई देता हूँ। तो यहाँ पे जो है अब आता है फीस स्ट्रक्चर, देन कैसे करके ज्वाइन करेंगे, कैसे करके क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को जो फीस होगा, फीस तो सबसे पहले देखते हैं ना। तो फीस में ज़्यादा नहीं लेता, यहाँ पे आप लोग का फीस होगा ओनली 200 पर मंथ। 200 फीस लूँगा। यहाँ पे जितने भी प्रोवाइड्स, जैसे आप लोगों को जो भी बुक्स है, बुक्स जो भी आप लोग को चाहिए फ्री में मैं आप लोग को उसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। कोई पैसा यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। आप लोग का मॉक टेस्ट भी ले जाएगा। अब उसका थोड़ा सा शेड्यूल देख लीजिए। ठीक है, उसका थोड़ा सा शेड्यूल देख लीजिए। शेड्यूल क्या है आप लोग का, आप लोग के क्लासेस कैसे करके होंगे, क्लासेस होंगे एक वेडनेसडे में होगा, देन बीच में छुट्टी, देन फ्राइडे में होगा, देन बीच में छुट्टी, देन संडे में होगा। और क्लासेस बेसिकली आप लोग के 9 बजे होंगे। अब आप बोलोगे सर 9 बजे हम लोग अगर फ्री नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तो 9 बजे अगर आप लोग फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप लोग का ये जो वीडियो होगा वो रिकॉर्डेड होगा। लाइव जो वीडियो होगा वो मॉक टेस्ट वाला वीडियो लाइव होगा। और जो वीडियो लाइव ज़रूरत पड़ेगा मैं वहाँ पे बोल दूंगा आज आप लोग का लाइव वीडियो होगा, आप लोग लाइव इस टाइम पे आ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये सब क्लासेस कैसे करके होंगे। डेली तो क्लास होगा नहीं आप लोग का, वीकली 3 क्लासेस होंगे। 2 क्लास होगा आप लोग का वेडनेसडे एंड फ्राइडे को। इसमें आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड होगा। और ये वेडनेसडे और फ्राइडे को जो क्लास होगा, इस क्लास के बेसिस पे आप लोग का मॉक टेस्ट लिया जाएगा। मॉक टेस्ट कब होगा आप लोग का, 9 बजे या 8 बजे। मॉक टेस्ट का टाइम भी मैं फिक्स कर दूंगा। और ये मॉक टेस्ट जो होगा ये लेकिन आप लोग का लाइव होगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन बना के दे दूंगा, आप लोग को उस टाइम के अंदर ही मॉक टेस्ट को सॉल्व करके मेरे को प्रोवाइड कराना है। देन उसका सोल्यूशन भी आप लोग को क्या वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे नॉर्मली मैं टिक करके सोल्यूशन बता दूंगा, इसका आंसर ऑप्शन ए है, इसका आंसर ऑप्शन बी, ऐसे नहीं होगा। वीडियो सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ऐसे करके क्लास होगा। और जो आप लोग का क्लास फीस है नॉर्मली वो है 200 पर मंथ है। ये 200 पर मंथ ही रहेगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, कम भी नहीं करूँगा। तो यहाँ पे 200 पर मंथ है। अब आप लोग कांटेक्ट कैसे करोगे, ज्वाइन कैसे करोगे। आप लोग जो पेमेंट करना चाहते हो, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अमेज़न पे, या जो भी आप लोग का सोर्सेज है, या आप लोग का ये सब नहीं है, आप लोग डायरेक्ट अकाउंट से भेजना चाहते हो तो अकाउंट से भेज सकते हो। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और जो मेरा परमानेंट व्हाट्सएप नंबर है, मेरा तो अब है नहीं, ये मैंने इंस्टीट्यूट को दे दिया। आप मेरे को फ़ोन करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट चला जाएगा 9609714558। ये है इंस्टीट्यूट का परमानेंट नंबर। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कैसे करके ज्वाइन करना है, कैसे करके नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे आप लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ। ये वीडियो बनाने के बाद ही मैं आप लोग को दे दूंगा, तो यानी कि दे चुका हूँ समझ लो। और एक टेलीग्राम ग्रुप तो हम लोग का ही है, अगर ज्वाइन किए हो तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो लोग पेड स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप तो आप लोग का नॉर्मली है ही, वो लर्न फॉर नॉलेज करके, बट ये वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा। और ये
बैन मतलब करते हैं ना, कोई बहुत लोग एडमिन स्टॉप कर देता है, बाद बाकी कुछ बोल नहीं सकते, कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते, वो नहीं करूँगा। वो आप लोग का ऑल टाइम खुला रहेगा। और एक ग्रुप होगा जहाँ पे सिर्फ आप लोग के नोट्स प्रोवाइड होंगे, क्वेश्चंस प्रोवाइड होंगे, आंसर प्रोवाइड होंगे। और एक ग्रुप होगा जहाँ पे आप लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। कभी भी किसी भी टाइम पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए। अगर मैं अवेलेबल हूँ तो रिप्लाई दूंगा, नहीं हूँ तो आप लोग का बाद में मैसेज करके रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो यही सब कुछ आप लोग को आज डेमो क्लास में बोलना था। टाइम तो बहुत हो गया है, तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी कर लीजिए। क्लासेस में जनवरी फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो 1-2 हफ्ता है, 1-2 हफ्ता में आप लोग का फ्री क्लासेस चलेंगे। आप पहले ये सब क्लासेस देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगता है क्लासेस तभी ज्वाइन कीजिए, उसके पहले नहीं, क्योंकि ज़बरदस्ती आप लोग को मैं नहीं पढ़ा सकता, ज़बरदस्ती आप कभी पढ़ना भी नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तभी पढ़िए, अगर इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं। इसलिए मैंने इसको पर मंथली किया है, अगर आपको लग रहा है हाँ मेरा 200 रुपये लुट गया तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को मैसेज कीजिए, सर मेरे को क्लास अच्छा नहीं लग रहा, आपको 200 रुपीज़ वापस रिटर्न दे दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप लोग पैसा दे दिए मेरे को, अब मैं आप लोग को देने नहीं वाला, आप लोग को रिटर्न दे दिया जाएगा। अगर आप लोग को क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो यही आप लोग का कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन इतना ही देना था। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये सब शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।